जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लॉर्ड यिंगजुहा, लुओ फेंग और बाकी सभी जीनियस इसको लगभग जान से मार ही चुकी थी कि तभी किंग ज़ेनियान वहां पर आकर उन्हें बचा लेते हैं और लॉर्ड यिंगजुहा को अपने प्रेशर तले दबाते हुए अपने आसपास की जगह को देखते हुए उससे कहते हैं 100 मिलियन ईयर्स पहले तुमने लियान लुओ के केस को इन्वेस्टिगेट किया था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं बताया और न इस जगह पर हुई फाइट के निशानात के बारे में कुछ भी बताया था। यहाँ पर मौजूद इन सारे प्रूफ्स को देखते हुए ऐसा लगता है कि तुमने जानबूझकर सच को छुपाए रखा। ये सच है कि तुमने ही लियान लुओ को किल किया है। किंग ज़ेनियान अपने डिसाइबल की डेथ का सच जानकर काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके होते हैं, जबकि तभी लॉर्ड यिंगजुहा जोर से हंसते हुए कहती है, मुझे लगता है कि अब तुम सच में मुझे किल करना चाहते हो, पर बदकिस्मती से तुम्हें कंपनी और कंपनी के लॉस के बारे में सोचना होगा और इन रूल्स की वजह से ही तुमने मेरी सिस्टर और तुम्हारी एक्स लवर को मरवा दिया 100,000 साल पहले होने वाली उस फाइट में। लॉर्ड यिंगजुहा की ये बात सुनकर किंग ज़ेनियान, लुओ फेंग, बोलन और वहाँ पर मौजूद सारे के सारे जीनियस शौक हो जाते हैं। फेंग जल्दी से बुबाता से पूछता है, क्या ये यिंगजुहा सच बोल रही है या बकवास कर रही है? बुबाता जल्दी से अपने डाटा में चेक करने लगती है और चेक करने के बाद फेंग को बताती है, आज से 100,000 साल पहले डीमन क्लैन और ह्यूमन क्लैन के बीच में एक बहुत ही बड़ी बैटल हुई थी, जिसमें एक फीमेल इमोर्टल बीइंग जो कि कंपनी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करती थी, उसने एनिमी की फोर्स को डिले करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दी और ह्यूमन क्लैन की विक्ट्री के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम सिक्योर किया। हाउएवर इस बीच वो खुद मारी गई थी, शायद वही। तभी इधर दोबारा से हमें लॉर्ड यिंगजुहा की बात सुनाई जाती है जो किंग ज़ेनियान से कहती है, कंपनी ने उससे कहा था कि जब तक उसे ऑर्डर्स ना मिले उसे उस जगह से नहीं निकलना, लेकिन उसके मरने तक भी कंपनी ने उसे कोई भी ऑर्डर्स नहीं दिए और ना ही तुमने उसे कुछ कहा। कंपनी की वजह से वो मारी गई, तुम्हारी वजह से वो मारी गई, तुम ही उसकी मौत के जिम्मेदार हो। आज मैं तुम्हें मेरी सिस्टर के पास पहुंचा दूंगी। ये कहते हुए लॉर्ड यिंगजुहा अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए किंग ज़ेनियान के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है और इसी के साथ इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें हम देख रहे हैं कि किंग ज़ेनियान अपनी स्पेस पावर्स का इस्तेमाल करते हुए बड़ी आसानी से लॉर्ड यिंगजुहा के सभी अटैक्स को ब्लॉक कर देते हैं। लॉर्ड यिंगजुहा की पावर्स के रिलीज होने की वजह से पूरे डीमन माउंटेन में तबाही मचना शुरू हो जाती है और वहाँ पर मौजूद जितने भी रीजन बीस्ट होते हैं वो अपनी जान बचाकर दूर भाग रहे थे। इवन उनके इस अटैक का फोर्स हजारों मील दूर AHN और फेथ के ऊपर भी पड़ रहा होता है, उनके लिए भी इस फोर्स का सामना कर पाना मुश्किल हो रहा था। तो हम इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किंग ज़ेनियान और लॉर्ड यिंगजुहा की पावर्स कितनी ज्यादा है। इनके इस हमले से हुई तबाही हमें डीमन माउंटेन के बाहर के व्यू से भी दिखाई जाती है, जहाँ डीमन माउंटेन की सभी केव्स के अंदर से इनके ऑरा का प्रेशर बाहर निकल रहा था। पर हमें देखने को मिलता है कि लुओ फेंग और बाकी सभी जीनियस इसके ऊपर लॉर्ड यिंगजुहा की पावर्स का कोई भी असर नहीं होता, क्योंकि किंग ज़ेनियान ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए प्रोटेक्ट कर लिया था और इस अटैक का इम्पैक्ट किंग ज़ेनियान के ऊपर भी जरा भी नहीं हुआ था। जबकि हम देखते हैं कि लॉर्ड यिंगजुहा तो ये अटैक करने के बाद काफी थक चुकी होती है। अब इससे पहले कि लॉर्ड यिंगजुहा किंग ज़ेनियान के ऊपर कोई और हमला कर पाती, किंग ज़ेनियान अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए लॉर्ड यिंगजुहा को अपनी स्पेस डोमेन के अंदर से बाहर निकाल देते हैं और लुओ फेंग और बाकी सभी को इसी के अंदर प्रोटेक्टेड रखते हैं, जिसके साथ ही वो भी फौरन से अपनी डोमेन के अंदर से लॉर्ड यिंगजुहा के साथ फाइट करने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ लुओ फेंग और बाकी सभी जीनियस को किंग ज़ेनियान की डोमेन के बाहर से बस फाइट करने की आवाजें सुनाई दे रही होती है, जिसके इम्पैक्ट से यहाँ की पूरी जमीन हिल रही थी। वो भी इन अटैक्स के टकराने की आवाजों को सुनकर शौक हो रही होते हैं कि तभी अचानक से ही उन्हें एक ऐसा धचका लगता है जिसकी वजह से वो हवा में फ्लाई करने लगते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। ये असल में किंग ज़ेनियान और लॉर्ड यिंगजुहा के अटैक का इम्पैक्ट है। फेंग उसे फील करते हुए कहता है, हमारे आसपास की स्पेस पर एक बहुत ही पावरफुल बैरियर लगा हुआ है, लेकिन फिर भी इसके बाहर मौजूद इन दोनों के हमलों से हमारे आसपास का टाइम ऑलमोस्ट रुक चुका है। जबकि ये तो सिर्फ किंग ज़ेनियान की स्पेस डोमेन और लॉर्ड यिंगजुहा की टाइम डोमेन के आपस में टकराने की वजह से रेजिडुअल इम्पैक्ट है। तभी हमें स्पेस से डीमन माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लॉर्ड यिंगजुहा और किंग ज़ेनियान की फाइट हो रही है और इनकी ये फाइट यहाँ से कितनी ज्यादा टेरिफाइंग लग रही है ये आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। इन दोनों की डोमेन्स के आपस में टकराने की वजह से वहाँ पर इतना ज्यादा ऑरा रिलीज हो रहा होता है कि आसपास के सारे प्लैनेट्स फ्रीज होते हुए डिस्ट्रॉय होते जा रहे थे। यहाँ लॉर्ड यिंगजुहा ज्यादा देर तक किंग ज़ेनियान के साथ फाइट नहीं कर पाती और फाइनली किंग ज़ेनियान अपनी पावर्स का प्रेशर उनके ऊपर रिलीज करते हुए उन्हें डीमन माउंटेन पर लाकर पटक देते हैं और फिर उसके सामने आते हुए कहते हैं, तुमने दूसरे जीनियस को किल किया जिनके साथ मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। अगर तुम सिर्फ मुझसे बदला लेना चाहती थी तो ये सब किस लिए? ऐसा लगता है कि तुम वाकई ही इंसेक्ट क्लैन की साजिश का हिस्सा बन चुकी हो। उनके इस बात पर लॉर्ड यिंगजुहा गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, मैं बस तुम सभी कंपनी के फॉलोअर्स को जान से मारना चाहती हूँ, इसके लिए मुझे किसी की साजिश का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं। अब इससे पहले कि किंग ज़ेनियान उसे कुछ कर पाते तभी वहाँ पर बाकी सभी जीनियस भी आ जाते हैं। लुओ फेंग वहाँ पर आते कहता है, टीचर। इस पर किंग ज़ेनियान उन सभी जीनियस से कहते हैं, मैं यिंगजुहा को मास्टर जिऊ जियांग के पास ले जा रहा हूँ, वही इसकी सजा डिसाइड करेंगे। तुम सभी का डीमन माउंटेन मिशन खत्म हो चुका है, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। किंग ज़ेनियान की ये बात सुनते ही बोलन और बाकी सभी जीनियस वहाँ से निकलने के लिए रवाना हो जाते हैं, पर फेंग वहाँ से जाने से पहले एक बार लौट कर अपने मास्टर की तरफ
देखता है और फिर चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि लॉर्ड यिंग युहा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, इवन उनके मुंह से ब्लड भी आ रहा था। अब किंग ज़ेनियान जमीन पर आते हुए चलते हुए उसके नजदीक आकर उससे कहते हैं, तुम्हारी सिस्टर जिया ने इंसेक्ट लैंड के अगेंस्ट फाइट करते हुए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया उन इंसेक्ट लैंड मॉन्स्टर्स को हराकर उस जंग को खत्म करने के लिए, ताकि ह्यूमन क्लैन शांति से आगे बढ़ सके। अगर आज वो तुम्हें ऐसा करता हुआ देख पाती तो क्या वो तुम्हें माफ करती? पर हम देखते हैं कि लॉर्ड यिंग युहा के ऊपर तो किंग ज़ेनियान की किसी भी बात का कोई भी असर नहीं हो रहा होता। वो किंग ज़ेनियान के पैर को पकड़ते हुए कहती है, तुमने मेरी सिस्टर का मर्डर किया है, तुम्हें मुझे जज करने का कोई हक नहीं। किंग ज़ेनियान उसे गर्दन से पकड़ते हुए हवा में उठा लेते हैं और उसकी नेक को दबाते हुए उससे कहते हैं, तुम हमारे ह्यूमन क्लैन के जीनियस को किल करने में इंसेक्ट क्लैन की मदद कर रही हो। तुम्हारी सिस्टर ने जिसके लिए अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया, तुम उसी के रिजल्ट्स को डिस्ट्रॉय करती जा रही हो। तुम्हारे हाथ तुम्हारे साथियों के खून से रंगे हुए हैं, तुम्हें उसे अपनी सिस्टर कहने का कोई हक नहीं। ये कहते हुए किंग ज़ेनियान लॉर्ड यिंग युहा की गर्दन को अच्छे से दबाने के बाद उसे उसकी आखिरी सांसों पर लाकर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से अब यिंग युहा की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। तभी किंग ज़ेनियान आगे कहते हैं, उस वक्त जिया ने खुद अकेले फाइट करने का डिसाइड किया था और वो हम पर अटैक करने वाले एनिमी के लीडर के साथ फाइट करते हुए मारी गई। मैंने उसकी डेड बॉडी और उसके सामान को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सब जलकर खाक हो चुका था। पर इसके बावजूद भी मैं नहीं रुका। मैं कई सारे एराज तक अलग अलग बैटलफील्ड्स में जाकर उसके सामान को ढूंढता रहा और हाल ही में मैं वुलोंग गैलेक्सी में उसके रिस्ट्री डिवाइस को ढूंढने में कामयाब हुआ। ये सब बताने के बाद किंग ज़ेनियान लॉर्ड यिंग युहा के सामने वो रिस्ट्री डिवाइस कर देते हैं, जिसके अंदर उसकी सिस्टर का एक मैसेज रिकॉर्डेड था, जो लॉर्ड यिंग युहा के सामने प्ले होता और उसमें से आवाज आती है, ज़ेनियान, जब तुम्हें मेरा ये मैसेज मिलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आई एम सॉरी तुम्हें ये ना बताने के लिए। मैंने इंसेक्ट क्लैन के टेरिटरी लीडर के ट्रेसिस को ढूंढ लिया है, इसीलिए मैंने फायर क्रिस्टल को यहाँ पर लगा दिया है और मैं खुद चारा बनकर उसे यहाँ पर लाने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि सिर्फ इसी तरह से हमारे जीतने की एक उम्मीद मुझे नजर आ रही है और हम और भी ज्यादा लोगों को बचा पाएंगे। मुझे माफ करना। लॉर्ड यिंग युहा की सिस्टर के ये मैसेज रिकॉर्ड करते हुए के कुछ विजुअल्स भी हमें दिखाए जाते हैं, जिसमें हम उन्हें क्लियरली देख पाते हैं। अपनी सिस्टर के इस रिकॉर्डिंग मैसेज को सुनने के बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड यिंग युहा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और अपनी सिस्टर को ही याद करने लगती है। इसी के साथ किंग ज़ेनियान उसे अपने साथ वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में ले आता है। तभी सीन कट और हमें दिखाया जाता है बाकी सभी जेनेसिस का सीन, जहाँ ये सभी एक स्पेसशिप में बैठकर ब्लैक यूनिवर्स से होते हुए केओस सिटी में वापस जा रहे होते हैं। जहाँ हम स्पेसशिप के अंदर देखते हैं कि रोंगजून और लाइट वुका तो आपस में गेम खेल रहे थे, जबकि फैंग बेटा कुछ सोच रहा होता है। तभी वाता उसके पास आती है और उससे कहती है, लकीली यिंग युहा के साथियों से हमें काफी सारे टोकन्स मिल गए, जिन्हें हम 2 मिलियन हुन युआन की वर्थ रखने वाली गोल्डन फायर के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। लुओफेंग, तुम्हारी ये जर्नी बेकार नहीं गई। बवाता उसे ये कहते हुए खुश हो रही होती है, जबकि हम देखते हैं कि लुओफेंग तो गोल्डन फायर खरीदने के बाद भी अपनी सोच में गुम होता है। बवाता को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो क्यों परेशान है, इसलिए वो उसके माइंड के अंदर जाकर देखती है कि आखिर चल क्या रहा है। जहाँ वो देखते हैं कि लुओफेंग तो माउल की मेमोरीज चेक कर रहा है। ये माउल की वो मेमोरीज है जिन्हें लुओफेंग ने डिमन माउंटेन पर माउल को पकड़कर अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उसकी मेमोरी के अंदर जांच कर देखा था कि आखिर उसके अंदर क्या चल रहा है। अभी यहाँ उसकी मेमोरीज को चेक करते हुए फैंग को उसके हाथ में इंसेक्ट क्लैन का एक मार्क बना हुआ नजर आता है। उसे देखते हुए फैंग कहता है, ये तो इंसेक्ट क्लैन का मार्क है, और फिर कहता है, क्या ये वही चीज है जिसका इसने मरने से पहले यिंग युहा से कहा था? हमारा तो सेम टास्क है, मतलब कि ये और यिंग युहा दोनों ही इंसेक्ट क्लैन के स्पाइस हैं। और फिर फैंग उसे अच्छे से चेक करके देखता और अपने ब्लड लुओ कॉन्टिनेंट से मिले हुए इंसेक्ट क्लैन के मार्क के साथ इस मार्क को मिलाकर देखता है और कहता है, तो ये सच है, इंसेक्ट क्लैन का वो बॉक्स अपने आप ही ब्लड लुओ कॉन्टिनेंट पर अपीयर नहीं हुआ था, बल्कि ये माउल उसे वहाँ पर लेकर गया था। और फिर वह सोचने लगता है और कहता है, अगर इंसेक्ट क्लैन ने माउल को एज अ स्पाई ब्लड लुओ कॉन्टिनेंट में ये मार्क छोड़ने के लिए भेजा था, तो फिर तो मुझे इनका ये सारा खेल समझ आ रहा है और ये सब कुछ सेंस भी बना रहा है। ये कहते हुए फैंग अपने सामने एक मैप बना लेता है, जिसे वो बाता भी गो से ऑब्जर्व करने लगती है। वो ऑब्जर्व कर रही होती है कि तभी फैंग उसे बताता है, ये डीमन माउंटेन है और ये ब्लड लुओ कॉन्टिनेंट, इन दोनों जगह पर ही माउल ने विजिट किया था और अब आगे वो कियान कुन यूनिवर्स किंगडम में जाने वाला था। इसी के साथ फैंग को अंदाजा हो जाता है कि इंसेक्ट क्लैन का अगला मूव क्या होगा, इसलिए वो कहता है, इंसेक्ट क्लैन अपनी अगली चाल वहाँ से चलेगा, मुझे इस बारे में कंपनी को रिपोर्ट करनी चाहिए। उसकी इस बात पर वो बात अना में सर हिलाते हुए कहती है, तुम्हारे पास अभी जो क्लूज हैं ये बहुत ही कम है, इवन अगर तुम रिपोर्ट भी कर देते हो तो कंपनी इस पर इमीडिएटली कोई भी एक्शन नहीं लेगी। बवाता की ये बात सुनकर फैंग एक गहरा सांस लेता है और सोचने लगता है। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर बवाता भी सोच में पड़ जाती है कि अब क्या किया जाए। थोड़ी देर तक सोचने के बाद उसके माइंड में एक खुराफाती आइडिया आता है, इसीलिए वो इविल स्माइल करते हुए फैंग के पास जाकर उससे कहती है, अगर तुम कंपनी का इस्तेमाल करते हुए इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो तो तुम भी जानते हो कि तुम तब तक ऐसा नहीं कर सकते जब तक कंपनी तुम्हें कोई टास्क ना दे, लेकिन अगर तुम खुद से कुछ करना चाहो तो तुम कियानवू यूनिवर्स किंगडम के स्पेशल इंस्पेक्शन इनवॉय बन सकते हो। बवाता की ये बात सुनकर फैंग चौंकते हुए कहता है, स्पेशल इंस्पेक्शन इनवॉय? बवाता फैंग को समझाने के लिए उसके आसपास काफी सारी गैलेक्सीज का प्रोजेक्शन लाती है और उसे समझाने लगती है,
देखो, कंपनी की बहुत सारे यूनिवर्स किंगडम्स में ब्रांचेस हैं और कंपनी स्पेशल इंस्पेक्शन इन्वॉय को उन जगह पर निगरानी रखने का टास्क देती है, वो भी अहम अथॉरिटी के साथ। यानी कि अगर फैंग स्पेशल इन्वॉय बन जाता है तो वो खुद इंसेक्ट लैंड को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, वो भी कंपनी की अलग अलग ब्रांचेस में जाकर, जहाँ भी उसे जरूरत होगी। बवाता फैंग को ये बताते हुए काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। फैंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है, स्पेशल इन्वॉय बनने की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? इस पर ववाता से कहती है, क्या तुम्हें याद है तुम्हारी और बोलन की फाइट अभी तक फिनिश नहीं हुई। इसी के साथ हमें स्पेसशिप के अंदर लुओ फैंग को रियल में दिखाया जाता है, जो कि ववाता की बात सुनते साथ ही बोलन की तरफ देखने लगता है। उसके ऐसा करने के पीछे क्या रीजन था, ये तो अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही मालूम होगा।